If trans people are a minority with almost no rights in this country, trans men are a minority within that minority. नालसा जजमेंट अप्रैल में निकली थी 2014 की, ये लेटर हमारे से गई है जनवरी में, राइट, एंड 74 पीपल साइन दिस लेटर. सो आई वांट टू काइंड ऑफ रीड दिस लेटर विद यू एंड थिंक अबाउट कि यहाँ बोला क्या जा रहा है. सो बेसिकली आई विल स्किप थ्रू द फर्स्ट शॉर्ट पैराग्राफ. बस ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री को एड्रेस्ड है और ये बोला जा रहा है यू हैव बीन इन कंसल्टेशन विद अस ट्रांस कम्युनिटीज. जैसे कि आपको पता है हमारी ट्रांस सिस्टर्स जो हैं, ट्रांस फेमिनिन लोग जो हैं, उन्होंने तो संघर्ष करके अपनी बातें जो हैं आपके सामने रखी हैं. लेकिन हमको ये बोलना है इस लेटर में कि ट्रांस मेन ऑल्सो एग्जिस्ट. एंड देन वी गो ऑन टू से इन द सेकंड पैराग्राफ, एंड आई वांट टू take a second to sort of read this out. So if trans people are a minority with almost no rights in this country, trans men are a minority within that minority. It is hence we feel important to give special considerations and additional support to a minority group, because we are mistakenly identified as women by parents, doctors, the state, and society at large. It has been very difficult for us to come out of our homes. For years, we are guarded behind closed doors, not allowed to move freely, forcibly married, teased in schools and colleges, had to drop out of educational institutions, physically attacked, verbally abused, etc. A lot of these problems our brave Hijra sisters have also faced. But because they are mistakenly seen as boys, they are free to roam around and find other trans people. Because their Hijra mothers made space for them, they were able to leave their homes and live with their trans sisters and mothers. We do not have that. We struggle for years alone before we find another trans man. We struggle for years before we can find a job, independent housing, find health facilities, including SRS, and overall trans and gender healthcare. We are sure our trans sisters will also agree that sometimes words fail to explain how difficult it is for us to survive in a society that is so patriarchal and transphobic. Then I'll skip thoda sa and later we say कि जैसे हिजरा समाज में बहुत सारे नाम होते हैं, हिजरा, किन्नर, मंगलमुखी, अरावनी, कोथी, जोगप्पा, वैसे ही ट्रांस मैस्कुलिन भी बहुत सारे नाम होते हैं. लेकिन हमें कहीं पे भी ये नाम आपकी ये जजमेंट जो आ रही है उसमें दिख नहीं रहे हैं. We like to identify ourselves as भैया, तिरुनंबी, बाबू, FTM, ट्रांसमैन, etc. और हम चाहते हैं कि रादर देन हम सबको एक ऐसे अम्ब्रेला टर्म के अंदर ठूस दिया जाए. हमारे भी जो अलग अलग नाम है आप रिकग्नाइज करिए, लेकिन एक नाम जो आजकल जो बहुत घूम रहा है, एनजीओ सर्कल में भी बहुत ज्यादा मतलब यूज किया जा रहा है, जो कि है पैज फैब, जो कि एक नया टर्म उस वक्त निकला था, पर्सन असाइन जेंडर फीमेल एट बर्थ, जो कि आजकल हम ए फैब या ए मैप बोलते हैं, असाइंड फीमेल एट बर्थ. वो बहुत यूज किया जा रहा है रिपोर्ट्स में और मीटिंग्स में, और हम नहीं चाह रहे कि आप वो यूज करें, क्योंकि वो हमारे कंसेंसस के थ्रू नहीं लिया गया था. वो वर्ड वो हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है. तो ऐसा बोल रहे हैं. एंड देन वी एंड विद कि आप हमें जो है टाइम दीजिए, हमारे साथ कंसल्टेशन रखिए, हम अपने जो खास हमारे जो मुद्दे हैं हम वो सामने रखेंगे, और उसके बाद ही आप जो है जजमेंट पास करिएगा. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोग 3 दावे कर रहे हैं, राइट. वी आर मेकिंग 3 क्लेम्स काइंड ऑफ. एंड मेरे लिए वही दावे जो हैं वो दुविधाएं भी हैं, राइट, विच आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ अनपैक. तो पहला दावा ये है कि ट्रांस मेन एग्जिस्ट, राइट, कि ट्रांस मेन भी हैं. हम ये बोल रहे हैं लेटर में कि अभी तक आप जो हैं सारे एवरीबडी, ऐसे लिखा हुआ है, एवरीबडी थिंक्स दैट ट्रांस मीन्स हिजरा, राइट. तो हम यहाँ पे ये कहने के लिए आए हैं कि देयर आर ट्रांस मेन ऑल्सो, वी एग्जिस्ट, राइट. बट आर एग्जिस्टेंस एंड आर एबिलिटी टू से कि हम एग्जिस्ट करते हैं इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हम ये बोलें कि हम वुमन नहीं हैं, राइट. जो हमको बचपन में हमको लड़कियां अगर समझा गया है वो गलती है, राइट. हम हिजरा नहीं है, हम हिजरा समाज नहीं है, राइट. एंड हम
पैज फैब टर्म या ए फैब, जो आजकल हम ए फैब यूज करते हैं वर्ड, उससे हम आइडेंटिफाई नहीं करते, राइट। उन तीनों के बेसिस पे, उन तीन असर्शंस की बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं लेटर में कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है कि वी हैव क्रिएटेड अ डिस्टेंस बिटवीन trans men and women, right? We have created a distance between trans men and hijras, right? While we in the letter have also managed to collapse all trans feminine identities within hijra, right? तो ये हमारी जो है अपनी, हम खुद एक वायलेंस कर रहे हैं एक लेटर में कि हमने ट्रांस फेमिनिन एंड ट्रांस वुमनहुड को हिजरा आइडेंटिटी में कोलैप्स करा हुआ है, राइट। And we are saying that we do not want to identify with the term PAGFAB, and that is in turn, that is on the basis of three objections कि हमको, एक तो वो हमारा वर्ड नहीं है, हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है, right? Second, that it is a word that has come from the NGO world without our consensus, right? And three, which is not in this letter, but हमारे बीच में बहुत डिस्कशन हुआ, एक दो आर्टिकल्स भी आए थे उस वक्त न्यूज़पेपर्स में, जो हमारे साथियों ने लिखे थे कि पैज फैब जो टर्म है वो ट्रांस मैन को, जो हम अपनी बायोलॉजी की कैद से हम निकलना चाह रहे हैं, वो वापस पैज फैब जैसा टर्म या ए फैब जैसा टर्म जो कि फीमेलनेस को सामने रखता है, वो हमारे ट्रांस मैस्कुलिनों को वापस से बायोलॉजी में कैद कर रहा है। तो ये हाउ इज दिस अ वर्ड दैट इज गोइंग टू लिबरेट अस, राइट? तो ये फॉर ऑल दीज रीजंस हम ऑल ऑफ दोज टर्म्स हम अपना जो अस्तित्व है वो सामने इस वजह से रख पा रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम वो तीन चीजें नहीं हैं। सो इट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव अप्रोच टू आवर ओन आइडेंटिटी, टू बी एबल टू से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमको ये बोलना पड़ रहा है कि हम ये नहीं है, हम वुमन नहीं है, ट्रांस नहीं है, पैज फैब नहीं है। सो अगली बात आती है फिर कि हमने इस लेटर में क्या बोला है कि हम फिर हैं कौन, अगर हम ये सब नहीं हैं तो हम कौन हैं, राइट? तो दूसरा, दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड असर्शन, जो दूसरा दावा है वो हम ये कर रहे हैं कि ट्रांस मैन जो है मैस्कुलिन है, राइट? दैट वी वांट टू कॉल आवरसेल्व्स ट्रांस मैस्कुलिन, राइट? बट उसी दावे में एक अजीब कनंड्रम ये है कि ट्रांस मैस्कुलिन जो टर्म है, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, इट इज नॉट इवन अ नाउन, it is an adjective, right? It is a word that you use to describe a type of person, but it is not an identity. तो उस मोमेंट में जब हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को लिख रहे हैं कि हम भी एक आइडेंटिटी हैं, हम खुद ही अपनी आइडेंटिटी को उस वक्त में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक डिफिनेटिव हम डेफिनेशन नहीं और एक वर्ड नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को, जो ऑलरेडी रिवील करता है कि ट्रांस मैस्कुलिनिटी कितनी अभी और ट्रांस मेन की आइडेंटिटी इस टाइम पे कितनी इल्यूसिव है, कितनी वल्नरेबल है। सो ओके, थर्ड थिंग दैट वी आर सेइंग, और रादर दैट आई वांट टू पुट फोर्थ, इज दैट ये जो कनंड्रम है कि हम अपनी आइडेंटिटी को केवल नेगेटिव टर्म्स में सामने रख पा रहे हैं, राइट? ये कनंड्रम ये इसलिए नहीं है, ये दुविधा इसलिए नहीं है कि हम या तो थोड़े सोच के कमजोर हैं या ऐसा कुछ, वो ये सारा कनंड्रम पैदा होता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, राइट? द रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड टू choose one over the other identity, right? That we need to establish ourselves by excluding other people from our identity, right? And within that there is the sort of conundrum of the framework of human rights itself, right? So the third premise of this letter is that, जो कि implicit एक बात है कि trans rights are human rights, जो कि हम काफी सुनते भी हैं, right? Trans rights are human rights, but the duvidha out here, the problem is कि हमको अपने आप को ये बताने के लिए कि हम सेम हैं, हम भी ह्यूमन हैं, हमें भी ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, राइट? हमको अपने आप को और अपना डिफरेंस बताना सबसे पहला जरूरी है। हमें ये प्रूव करने की जरूरत है कि हम इनफैक्ट डिफरेंट हैं। जितना ज्यादा हम चाह रहे हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में समझा जाए और इंक्लूड किया जाए, उतना ही हमको अपना डिफरेंस फ्रॉम विमेन, फ्रॉम हिजरास, फ्रॉम पैज फैब बार बार प्रूव करना पड़ रहा है,
right? So that is the conundrum created by human rights. So, and the human rights framework. And so my sort of question today is simply ki, what would happen if we are to take our trans feminism seriously and think beyond the sort of framework of human rights, because that framework is and this sort of process is one that actually takes us away from our own allies, right? In women, in hijras, right? It estranges us from our own bodies, right? It requires us to say that that you cannot consider us as female, that we do not consider us as female. We need to erase that entire part of our journey, right? And it in Rohit Vemula's words, it what does he say? It reduces us, right, to our immediate identity and nearest possibility, right? So it keeps us in this binary of not only male and female, but also trans men, and the binary between trans men and women, the binary between trans men and hijras, right? And this actually impacts our rights directly. तो हम कहते हैं कि ट्रांस राइट्स और ह्यूमन राइट्स एज अ फ्रेमवर्क वर्क्स फॉर अस, क्योंकि हमको उसके उस sort of umbrella के अंदर, उस assertion के अंदर हमें rights मिलते हैं from the state, but actually ये binaries के अंदर हमें अभी भी after the 2019 judgment as well and act as well हमें बहुत जूझना पड़ रहा है, because trans men, for instance, if you identify as a trans man, you cannot get you know, access to the same quota and reservations that you were accessing as a woman. So there are a lot of trans men from working class communities who are, for instance, in the railways or whatever else, right, who are there through women's quota, but are no longer able to avail of that quota if they want to call themselves trans. And the new sort of act does not give provisions for those sorts of people, right? So actually keeping us in these kinds of binaries is actually taking rights away from us. So either we give up the quota or then we stay closeted, right? And so either way, we are in a position where our full humanity and our rights as trans men is not getting acknowledged, right? So how useful is human rights as a framework for trans people is kind of what I'm asking. ये बात नोट करने की जरूरत है इधर कि सिर्फ ये नहीं है कि हमारे ट्रांस मेन तक ह्यूमन राइट्स पहुंचे नहीं हैं, बल्कि मेरा कहना ये है कि ह्यूमन राइट्स जो है एज अ फ्रेमवर्क, राइट, जिसके अंदर हम राइट्स मांगते हैं गवर्नमेंट्स, नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट यूएन वगैरह, लाइक इंटरनेशनल स्तर पे हम राइट्स मांगते हैं ह्यूमन राइट्स बोलकर, कि एज इफ दैट इज द ग्रेट इक्वलाइजर. मेरा दावा यह है कि एक्चुअली ह्यूमन राइट्स का फ्रेमवर्क क्रिएट्स मोर एंड मोर इनइक्वालिटीज, क्योंकि वो पीस मील तरीके से हमको अपने डिफरेंस बार बार प्रूव करने के लिए बोलता है और फिर हमको इंक्लूड करता है अगर वो प्रूफ वर्क करे तब, राइट? एंड that proof is necessarily based on this kind of binary thinking कि या तो आप ट्रांस मैन हो, या आप वुमन हो, या आप फीमेल हो, या जो भी, राइट? सो एज अ फ्रेमवर्क हमारे राइट्स, बल्कि मेरा कहना यह है कि जितना ज्यादा हम लॉ से और स्टेट से अपना आत्मसम्मान और अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा हम we get sort of trapped and sort of surveilled and policed within this particular framework कि आप सिर्फ ये हो सकते हो, वो नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह. So मेरा sort of यहाँ पे मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम ट्रांस फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं इस वर्कशॉप में, तो उस ट्रांस फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि मैं फिर या तो अपने साथियों को का मजाक उड़ाऊं कि हमने ये सब क्या क्या बकवास लेटर लिखी है, या फिर उसको हम रिजेक्ट कर दें, या फिर हम ये कहने लगे कि ट्रांस फेमिनिज्म के पास समहाउ कुछ और नई नई सॉल्यूशंस हैं, राइट? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आई थिंक
we should use trans as an opportunity to ask some really नाजायज and बदतमीज से कुछ questions. हम अगर पूछ पाए तो वही काफी है, and that is kind of where I'm coming from. So I want to take us to sort of answer the question of, you know, what can we imagine अगर हमारे पास human rights का framework नहीं हो, अगर हम identity words पे ट्रांसजेंडर, ट्रांस मैन, ट्रांस मैस्कुलिन जैसे टर्म्स पे रिलाई ना कर पाए, तो हमारा इमेजिनेशन कैसे काम करना पड़ेगा, हम what are the possibilities that might come out of that, what are some positive things that can come out of thinking outside of the framework of the law, thinking outside of the framework of the state, right? That is what I'm trying to ask. So I want to take us a little bit to the past, which is actually where my research lies. मेरा research law और human rights में actually नहीं है, मेरा research popular culture में है. तो I want to give you some examples of a time when the words trans, not just trans, but actually the word lesbian, LGBTQ, they existed. We knew of them as a distant reality. They existed in the West, लेकिन इंडिया में उनका ज़्यादा चलन नहीं था. बहुत लोग अपने आप को आराम से लेस्बियन, गे वगैरह आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे. ट्रांस तो बहुत दूर की बात है. और उस दौर से एक फिगर मेरे दिमाग में आता है मुझे, जिनका नाम है मिलन सिंह. मिलन सिंह एक गायक थे, वो पंजाब के रहने वाले थे, बट he was very, they are still here thankfully. तो वो नॉर्थ इंडिया में खास करके बहुत पॉपुलर थे, और फिर वो ट्रैवल भी करते थे अब्रॉड वगैरह, तो उनकी काफी ये फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी. बल्कि अभी उनका एक नया एल्बम आया है विच इज सोली लाइक फॉर द ओल्ड फैंस एक्सेट्रा. तो ज्यादातर उनके जो या तो लाइव परफॉर्मेंस, क्योंकि दिस इज बिफोर लिबरलाइजेशन, सो MTV वगैरह आने के पहले, यूट्यूब से तो डेफिनेटली इंटरनेट से पहले की बात है ये. तो दूरदर्शन में उनके काफी सारे प्रोग्राम वगैरह आते थे, नहीं तो लाइव उनके शोज होते थे रीजनल. एंड बल्कि मेरे पापा ने मेरे को एक बार मिलन सिंह के शो लेके भी गए थे, वो लाइव शो, मुझे बहुत बाद में याद आया ये. तो मिलन सिंह के बारे में खास बात ये है कि वो जो है टू वॉइसेस, डुअल वॉइस में गाते थे. बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली देन दैट फॉर मी वाज हिज जेंडर एक्सप्रेशन. तो वो हमेशा सूट बूट में पाए जाते थे, हमेशा. उनकी सारी की सारी जो पब्लिक परफॉर्मेंसेस थी, वो उन्होंने 3-piece सूट पहना हुआ है उसमें, और बाल छोटे हैं. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब from stage performances to Doordarshan, never has the word trans been used, or lesbian, or anything, right? And it is really interesting how other people introduce this persona, right? This clearly masculine person on screen at a time when these words were not available to us. So I just want to share my screen again and introduce you to his music first and foremost. मैनू लोड़ है जमालो, तेरी सिर्फ थोड़े जमालो, दिल दा महल सकना जमालो, तेनू उत्थे रखना जमालो, उत्थे तू मटकना, लाल चूड़ा छणकना, आई रुत बहार दी, पींग पैणी प्यार दी. कौन का तू लाजा तेरी मेहरबानी, मेहरबानी ले जा छल्ला निशानी, जमालो तू ए परियां दी रानी, जमालो तेरी अख मस्तानी. तो ये परफॉर्मेंस जो है, ये एक्चुअली स्पेसिफिकली 1989 से है, ये दूरदर्शन पे. एंड आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू क्विकली कि ये क्या, कैसे दिखते कैसे थे, गाते कैसे थे. बट आई विल टेक यू टू द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो. तो ये स्पेसिफिकली जैसे वो जैसे नहीं, बल्कि दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम इज न्यू ईयर्स ईव. याद होगा आपको, आप में से कुछ लोगों को शायद, कि डीडी पे 1980s में, अर्ली 90s में न्यू ईयर्स ईव पे प्रोग्राम आता था, जिसमें एक वैरायटी शो होता था. तरह तरह के सिंगर्स आते थे, या तो डांसर्स या जो भी है, और वो परफॉर्मेंसेस होती थी, और काफी मतलब 2-4 घंटा रात को स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट के उसमें चलता था ये. एंड दैट वाज द मेन एंटरटेनमेंट राइट ऑन न्यू ईयर्स ईव.
So this is specifically 1989 का New Year's Eve, और ये इसका जो program है, it's based on this skit that is happening between Om Puri and one other very famous gentleman, उनका नाम याद नहीं रहता है, तो उनके बीच में ये I think Om Puri is the no, the other gentleman is like कोई politician है जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, and Om Puri is the sidekick, and they are kind of framing ये जो they are introducing the forthcoming artists and all that. So let me start from the beginning. So this is right before Milan Singh comes on. ये उनको introduce करने के लिए ये थोड़ा सा एक snippet है, उसके बाद मिलन सिंह perform करते हैं. या आप थोड़ा I'll play it a couple of times, आप थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए. हम तो ये भी कहे थे कि महिलाओं को पुरुष के बराबर में आय की प्रेरणा दो, समझा कि नहीं? वीमेंस लिप, झांसी का रानी बनेगा चाहिए, झांसी का राजाओं बनाए दे मालिक. नारी मुक्ति के तराने का रेंजुआ हम लता से रफी तक और कानन बाला से केएल सहगल तक पहुंचाए दे. यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, या कोई प्यार का इरादा है? अदाएं दिल की जानता ही नहीं, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है, यूं ही तुम मुझसे बात करते हो. तो बोल रहे हैं कि मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दो. हमारे एजेंडा में ये होना चाहिए कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें. एंड फिर इंग्लिश में बोलते हैं विमेन्स लिप, राइट? आगे सुनिए. झांसी का रानी बनेगा चाहिए, झांसी का राजाओं बनाए दे मालिक. नारी मुक्ति के तराने का रेंजुआ हम लता से रफी तक और कानन बाला से केएल सहगल तक पहुंचाए थे. तो इस सारे डिस्क्रिप्शन में झांसी की रानी आती है, केएल सहगल आते हैं, रफी, लता सब आते हैं, लेकिन मिलन सिंह का नाम भी नहीं, और ना उनके प्रोनाउंस आते हैं, ना उनको लड़की बोला गया, ना लड़का बोला गया, ना उनके आवाज के बारे में कुछ बात की गई है, ना उनके कपड़ों या किसी चीज के बारे में कुछ बात नहीं की. लेकिन हमको ये समझ में आ गया है कि कुछ ऐसा हमें दिखने वाला है विमेन्स लिब के नाम पे, जो कि हमारी जो है मतलब धज्जियां उड़ा दे शायद, है ना? तो एंड देन वी गेट दिस. तुम मुझसे बात करते हो, या कोई प्यार का इरादा है? अदाएं दिल की जानता ही नहीं, अदाएं दिल की जानता ही नहीं. मेरे हिसाब से तो मिलन सिंह जो हैं मेल वॉइस में ज्यादा अच्छे सुनाई देते हैं. नेचुरल जो उनकी वॉइस लग रही है वो ज्यादा मेल वॉइस लग रही है, राइट? लेकिन दिस पर्सन मिलन सिंह, दिस इज नॉट अ सिचुएशन कि उन्होंने टेस्टोस्टेरोन ले रखा है या कुछ ऐसा है ना. दिस इज हिज टैलेंट. तो वो अजूबा वाला फैक्टर जो है वो बहुत मतलब दैट वाज इट. मतलब उनके कैसेट पे भी लिखा हुआ आता था मिरेकल ऑफ नेचर, ऐसे ऐसे. मतलब और ऑनलाइन भी मैंने देखा है कि जो लोग बहुत बाद में उनको डिस्कवर करते थे यूट्यूब के थ्रू, पास्ट वीडियोस वगैरह को देख के, वो ये मिरेकल बहुत बोलते थे उनको, अजूबा. तो एक तरह से देखा जा सकता है कि हाँ, अजूबा किसी को आप बना के रख दें तो वो भी बढ़िया बात नहीं है. मतलब आप किसी की इंसानियत उनसे ले रहे हैं, राइट? उनको अजूबा एक चीज बना रहे हैं, जैसे कि हम उनको देखते रहे जैसे कि वो जू एनिमल है. लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो मिलन सिंह जी को अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, बल्कि वो पूरे आज तक उन्होंने ना अपने लिए कभी, अच्छा वो अनमैरिड हैं, आज तक वो ये ऐसे ही कपड़े पहनते हैं. उनकी सारी जो अपीयरेंसेस टीवी, यूट्यूब वगैरह जो अब होती हैं उनमें जब भी प्रेजेंटर्स वगैरह उनको प्रेजेंट करते हैं वो हमेशा आप करके करते हैं, जो कि जेंडर न्यूट्रल हो जाता है. उनके लिए कोई प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता है. ये सारा का सारा जो है
how do I, what do I say कि ये जो सारा जिस तरह से उनकी ट्रीटमेंट है, ये सब बिना LGBT कोई वर्ड यूज किए या ट्रांस आइडेंटिटी को अपनाने के, ये सब, राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम एक तरह से, अगर हम अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाना और अपनी आइडेंटिटी की बार बार प्रूफ देना और जानकारी देना दूसरों को बंद कर दें, तो दूसरे जो हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने आप को और दूसरे दर्शकों को हमारे बारे में कुछ समझाएं, राइट. दे हैव द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन, एंड देन दे यूज देयर ओन वर्ड्स, राइट, व्हिच नीड नॉट be the right words in the sense ki, is this person a lesbian, is this person a man, is this person or whatever, but it actually leaves a lot of room for sort of creativity for a lot of different kind of gender expression that might actually be something that words like trans and lesbian might not be able to capture, right? So that I wanted to show you that example all the way back from 1989, which is not only it is before the movie Fire, जिसने वो सारा lesbian movement को birth किया था, right, protest को birth किया था. It is before it is before liberalization, and it is at a time when the Congress, not the BJP, right, but the Congress is in power. And so we have to remember something that Shoyan pointed out yesterday, कि जो trans का ये और gender non-conformity का ये जो मुद्दा है, that is very central to the state, right? So the way that this person's gender non-conformity is explained through Indian history, right, Jhansi Ki Rani, but also very nationalist figures like Lata Mangeshkar, Rafi. These are people who are considered the voices of India, right? And the whole concept of progress and women's lib, all of it is kind of involved in explaining this character, right? And using this character to explain India's progress towards modernity, India's democracy, and so on, right? So the trans issue and the issue of gender nonconformity stays at the center of statecraft. So now let us go to, I want to give you another example, which a lot of you will probably be a lot more familiar with, which is the example of Falguni Pathak. So I want to give you the example of one particular video that really kind of highlights what I'm trying to say. So this is a video that came out in 2002, 2002 का वीडियो है ये, and ये गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार, जो कि एक बॉम्बे वाइकिंग्स के साथ एक वो कोलैबोरेशन में ये वीडियो किया था फाल्गुनी पाठक ने. मेरी सांसों से तेरे प्यार की खुशबू मेरा मकसद ये है ये वीडियो दिखाने का, जो कि आप लोग शायद बहुत बार देख भी चुके हैं, कि अगर हम ऐसे बाइनरीज में सोचने लगें कि ट्रांस मैन, जैसे जो लेटर में लिखा गया है कि ट्रांस मैन आर नॉट विमेन, ट्रांस मैन आर नॉट टू बी आइडेंटिफाइड एज पैज फैब, राइट, बिकॉज इट टाइज अस टू आवर बायोलॉजी एटसेट्रा, देन व्हाट डू वी डू विद अ फिगर लाइक मिलन सिंह, राइट? आर दे नॉट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री as
as trans people. As Rumi was talking about yesterday, the trans voice, right, or day before, can't remember. But is Falguni Pathak not an example of a trans voice, right? A voice that belongs, but on a body that does not belong, right? What can be more trans than that? And so I want us to kind of think carefully कि जो legal categories के beyond अगर हम देखें तो हमारे कैसे कैसे हमें legacies or histories मिलेंगे within popular culture, within other spheres of our life that are part of our kind of history and should be taken seriously, and their struggle should be taken seriously whether or not they were identifying as certain categories or not. And again, Falguni Pathak, of course, बहुत लोग उनको हजारों लोग उनको जानते हैं, हजारों क्वियर लोग, लेस्बियन लोग काफी देर से 90s से ही उनको एक लेस्बियन आइकॉन समझते हैं. बट फाल्गुनी पाठक अपने बारे में कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि वो लेस्बियन है, कभी ये नहीं बोला कि वो बुच हैं, लेकिन हर वीडियो में जो कि एक उस जमाने के टाइम के 90s के टाइम पे एक नई चीज थी कि जो बंदा गा रहा है वो प्लेबैक सिंगर नहीं है, वो वीडियो के अंदर उनकी बॉडी दिखेगी, राइट? वो खुद खड़े होंगे, वो खुद गा रहे हैं, उनकी बॉडी दिख रही है. और उनके एंड एज द इयर्स वेंट अलोंग, पहले वो इंडियन कपड़ों में आती थी, ज्यादा कुर्ता पजामा पहनती थी, जो कि हम शायद जेंडर न्यूट्रल तरह से उसको सोच सकते हैं भी. लेकिन यहाँ इस वीडियो में उन्होंने जैकेट पहन रखी है, उन्होंने वो बाल तो छोटे थे ही, उन्होंने बैंडाना पहन रखा है, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन जो है उनका एक्सप्रेशन है यहाँ पे. आवाज उनकी है जो वो सारे के सारे लोग लता मंगेशकर के साथ कंपेयर करते थे, राइट? बट इट इज लाइक द मेन स्ट्रीम पीपल नेवर आस्क्ड about Falguni Pathak कि ये lesbian है कि नहीं, until many years later when that term started circulating, right? And that is because of the fact that that balance between this very feminine voice and this very, very masculine presentation, right? And so in the public sphere, ऐसे मतलब Bollywood or whatever, ये TV वगैरह में इतने बड़े world stage पे excuse me, इतनी आउट एंड प्राउड जेंडर नॉन कन्फॉर्मिटी फाल्गुनी पाठक ने एम्बॉडी कर रखी है. अभी तक उनका इतना फेम है विदाउट एनी ऑफ द ट्रैपिंग्स, राइट, ऑफ identity and of these terms. And I think that as for trans masculinity, for trans men, this is our history, right? We cannot say that because these are women, they identify as women or whatever, that this is not part of our legacy, right? इस इन्हीं अच्छे sweet गानों को सुनकर शायद 2004 में पंजाब में ही एक लेस्बियन थी जिनका नाम बलजीत कौर था, शायद आपने ये केस सुना होगा, जिन्होंने अपनी लेस्बियन पार्टनर के साथ 2004 में, which is 2 years after this video came out, and there's no real connection, I'm just saying in terms of if we were to look at it as a historical narrative, right? 2004 में Baljeet Kaur and their partner, their lesbian partner, married each other in a temple and started living together. In 2007, 3 years later, जो उनकी पार्टनर थी, उनके पेरेंट्स ने बलजीत कौर के ऊपर केस किया था, सेइंग कि ये चीट कर रहे हैं, ये फ्रॉड हैं, ये they are impersonating a man and they are impersonating as her husband, and actually this is a non-consensual relationship, and Baljeet was sent to prison. और वो फ्रॉड क्या था, मतलब दावा ये था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं कि ये हस्बैंड है, ये आदमी है, राइट? जबकि उस वक्त now Baljeet identifies as a trans man. At that point he considered himself a woman and a lesbian, and सारी जो रिपोर्टिंग हुई थी इस केस के बारे में, it was about two lesbians, right? But Baljeet, because Baljeet का gender expression जो है बहुत masculine था, उसके ऊपर केस किया गया था कि वो
specifically वो not the feminine girlfriend but Baljeet who was more masculine, कि वो जो है वो fraud कर रहे हैं, जो कि आपको याद होगा पिंकी प्रमाणिक के ऊपर भी वही केस किया गया था कि वो fraud कर रही हैं और impersonate कर रही हैं as a man, right? So a lot of the laws that affect us, right, as trans people have affected us also as gender non-conforming quote unquote women, right? The laws that tell us that we are committing fraud, the laws that imprison our feminine partners, right, which are very consistent with patriarchal misogynist laws that seek to keep women confined and dictate to women how much they can occupy public space, etc. So there are a lot of continuities between gender non-conforming women, so to speak, butches, because हमारे पास और कोई term है नहीं, right, butches and trans men. So within the framework of rights these days, how efficient and efficacious is वो borders create करते रहें, दीवारें खड़ी करते रहें between what is trans man, what is female born, and what is butch, right? And that is kind of the crux of my provocation today. So I just want to end with one last photograph that I want to show you, just to say कि जब जो हम यहाँ पे trans men अपने आप को, वही मैं I'm just repeating sort of my point कि जो हम यहाँ पे इतनी देर से हम we are trying to prove that we are not women, our struggles are not the same as women, that we are not patch fab, etc. Meanwhile, misogynist society, transphobic society is making fun of us, right, by putting us all in the same category anyway, and by policing gender conformity in this gender non-conformity in the same way. So I want to just show this photograph. I hope I can pull it up. So context इसका बहुत ही कुछ अजीब सा है. मतलब 2011 में अन्ना हजारे ने वो जन लोकपाल बिल पास कराने की कोशिश की थी और उनका उस वक्त he was thrown in तिहाड़ जेल, राइट. तो उसके बारे में कोई घिसा पिटा सा कोई कमेडियन है, ये कोई आशीष शक्या करके, एंड ही इज रिटन दिस कॉमेडिक पीस एंड ही सेज कहीं पे कि द ओनली एंटरटेनिंग थिंग दैट वाज हैपनिंग वाज कि वो तिहाड़ जेल के अंदर किरण बेदी वाज सीन फ्लेलिंग अराउंड, मतलब वो अपना कुछ ड्रामा कर रही थी वहां पे. दैट वाज द ओनली entertaining thing. तो बाकी इस पोस्ट पे काफी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इसके एक रिस्पॉन्स में किसी ने ये पेज बनाया एंड इट सेज सेम गाय, किरण बेदी, मिलन सिंह एंड फाल्गुनी पाठक, सेम गाय, right? And that is basically kind of the crux of my point ki misogynist, transphobic society polices gender nonconformity and trans people the same way, right? And so why are we creating these artificial kind of categories? And they're not artificial, they have some purpose, but that purpose is very much only within a human rights framework that restricts us to our nearest possibilities. And that as trans feminists, we need to break away from those binaries, and those binaries are not just between male and female, but also between trans feminine, trans masculine, between cis and trans, right? And we have to see more what our interconnections are, who our community is, and how to build coalitions intersectionally and across our own different expressions of gender nonconformity, right? Exactly right. That fascination has both appreciation and a morbid curiosity ki ye hai kya, right? And so yes, there is of course transphobia is involved, right? There is no denying that. And kisi ko ajuba bulana bhi, I mean, like I said, uski insaniyat kam karta hai, right? It's looking at that person as a thing, as just an effect of their
this ajuba talent that they have, right? So I'm not denying that, definitely wo zarur hai, but I still feel ki, if we look at the span of Milan Singh's career, right, and the immense popularity at a time when it wasn't just कि आप अपना वीडियो इंटरनेट में लगा लें और वो वायरल हो जाए, राइट? आप जगह जगह जाके रीजनल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, रूरल पंजाब में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, all these places you're going abroad, right? All of these things, and you're going in a three-piece suit as a woman, right? And I say woman because the pronoun she is used in every publicity material that exists today online for Milan Singh, right? So how did that popularity happen? Right? Would a trans artist who calls themselves trans be able to get that kind of international fame that Milan Singh has, calling themselves trans and performing exactly like this today? Right? So there is something that happens when we have visibility. In fact, we become hyper visible, and therefore we invite a lot of people's opinions and censorship on who we can be and how we can express ourselves, right? And the law has a lot to do with that as well, when it is asking us to identify only as certain categories and not more. Ye jo sara humne letter likha hai, it is actually a testimony of trans people, trans men's it's a testimony to our pain, right? It's a testimony to an ethos of scarcity, right? So that is why I'm asking folks to kind of think what happens when you think beyond the sort of these categories.